हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोगों की रिवीजन अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है फंडामेंटल राइट्स। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट आई अश्योर यू दैट कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फंडामेंटल राइट्स कहीं और से कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। फंडामेंटल राइट्स कुछ तरीके के लीगल राइट्स होते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। लीगल राइट्स क्या होता है? लीगल राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर गारंटीड बाय द लॉ ऑफ द लैंड एंड द स्टेट। ऐसे ही कुछ राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें गारंटी करता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो प्रोवाइडेड तो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उनके वायलेशन पे सिटीजन्स जो है डायरेक्टली कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, राइट टू वोट हो गया आर्टिकल 326 के अंदर। स्टैट्यूटरी राइट्स वो वाले राइट्स होते हैं जिनके लिए एक स्टैट्यूट को या फिर एक एक्ट को पास करना पड़ता है, जैसे कि राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हो गया या फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। इन राइट्स को देने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को इनैक्ट किया पार्लियामेंट ने। अब आते हैं हम तीसरा फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली वो राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। इनका पर्पस होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडियल्स को प्रमोट करना। फंडामेंटल राइट्स जो है दे ऑल्सो एक्ट एज लिमिटेशन ऑन द टिरेनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब कि मिसयूज नहीं कर सकता लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अपनी पावर्स का सिटीजन्स के अगेंस्ट, इसलिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी होते हैं सिटीजन्स के लिए। फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में एक्सप्लिसिटली मेंशन किए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन है वो हमने यूएसए से बोरो किया, बिल ऑफ राइट्स से। पहली बार जो इम्प्रिंट्स हैं फंडामेंटल राइट्स के वो देखने को मिले नेहरू रिपोर्ट 1928 में, जहां पे 19 फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी। पार्ट 3 जो है उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत ही लंबी लिस्ट जस्टिशिएबल फंडामेंटल राइट्स की वो कंटेन करता है। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे इंडिया में, बट राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू, एंड उसे एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12। ठीक है। इंडिया का फंडामेंटल राइट्स जो है, ऑल्दो हमने वो प्रोविजन यूएसए से बोरो किया है, बट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलाबोरेट फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। तो आर्टिकल 12 में स्टेट का मीनिंग दिया हुआ है। व्हाट इंक्लूड स्टेट? तो स्टेट्स इंक्लूड्स यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एग्जीक्यूटिव का पार्ट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, लेजिस्लेटिव ऑर्गन का पार्ट, लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ट्रस्ट एक्सेट्रा, अदर अथॉरिटीज चाहे स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हो, एलआईसी, ओएनजीसी, सेल की तरह। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बेसिस पे एक प्राइवेट बॉडी या एजेंसी विच वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, ये भी एक स्टेट के मीनिंग के अंदर आती है अंडर आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 पे आते हैं। आर्टिकल 13 बेसिकली जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्राइन को देता है कि जुडिशरी के पास वो पावर्स है कि किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जुडिशरी चेक कर सकती है। अगर कोई भी लॉज इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ तो उन्हें वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन वो प्रोवाइड करती है आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट्स। टर्म लॉ जो है आर्टिकल 13 में, इट मींस परमानेंट लॉज जो कि स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट बनाते हैं, टेम्परेरी लॉज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंसेस जो कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स पास करते हैं, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट हो गए कुछ जैसे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव का काम जनरली इंप्लीमेंट करना होता है लॉज को, पर कुछ स्पेसिफिक केसेस में उन्हें डेलीगेट करी जाती है लेजिस्लेशन, जिसके थ्रू वो ऑर्डर बनाते हैं, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एक्सेट्रा। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ दैट इज कस्टम एंड यूसेज, जिनको लॉ का फोर्स दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ नहीं होता, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। ये प्रोविजन था पहले, बट सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में ये हेल्ड किया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज की जा सकती है कोर्ट में एंड उसे वॉइड डिक्लेयर भी किया जा सकता है। ठीक है। अब कुछ फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स के जो हम लास्ट में करेंगे वीडियो के, जब हम समझ लेंगे सारे फंडामेंटल राइट्स को। स्टार्ट करते हैं 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स से, जिनमें पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंडर। आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एनी पर्सन विद इन द इंडियन टेरिटरी। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होता है?
इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है, ये कुछ चीज डिनाई कर रहा है। क्या डिनाई कर रहा है? ये कहता है कि नो मैन इज अबव द लॉ, चाहे वो आदमी रिच हो या पुअर हो, हाई हो या लो हो, बड़ी पोजीशन पे हो या छोटी पोजीशन पे हो, सब एक समान है, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश ओरिजिन से बोरो किया। इसका प्रोविजन ये भी कहता है कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन एंड इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल persons to the ordinary law of land। रूल ऑफ लॉ एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आर्टिकल 14 के अंदर देखा जाता है। एवी डाइसी एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी एक एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का। इसके तीन प्रोविजंस हैं। पहला कहता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स, यानी कि कोई भी पर्सन एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ ही कैन नॉट बी पनिश्ड। इक्वालिटी बिफोर लॉ कि नो पर्सन इज अबव द लॉ, ये प्रोविजन जो है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का प्रिंसिपल है, ना कि इंडिविजुअल राइट सुप्रीमेसी, ना ही पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में केशवानंदा भारती केस में ये हेल्ड भी किया कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं इक्वालिटी के, वो आते हैं आर्टिकल 361 के अंडर। 361 के अंडर आता है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर वो आंसरेबल नहीं है कोर्ट्स को अपनी ड्यूटी के परफॉर्मेंस के लिए, अपने पावर्स के एक्सरसाइज के लिए। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनकी टर्म के ड्यूरेशन में उनके अगेंस्ट नहीं ली जा सकती। कोई भी अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट उन दोनों का नहीं किया जा सकता उनके टर्म के ड्यूरेशन में। कोई भी सिविल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं इशू करी जा सकती ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। बट अगर उन्होंने कोई एक्ट पर्सनल कैपेसिटी में किया है, चाहे ऑफिस आने के बाद या ऑफिस आने के पहले, तो वो 2 मंथ्स का नोटिस उन्हें देना पड़ता है एंड उसके बाद वो सिविल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट इशू करी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक्सेप्शन है आर्टिकल 105 में एंड 194 में। नो एमपी एंड एमएलए इज लाइबल टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग सेड या एनी वोट गिवन बाय देम इन द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर उनकी कमिटीज में वो कुछ भी कहें या फिर उनका कोई भी वोट दें वो किसी चीज पे, तो वो लाइबल नहीं है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए। आर्टिकल 31C बेसिकली एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के लिए। ये कहता है कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आर्टिकल 39B और 39C एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगा एंड अगर वो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को, तो वो लॉज वॉइड नहीं डिक्लेयर करे जाएंगे। ठीक है। लॉज मेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज cannot be challenged on the grounds that they violate Article 14 and Article 19। फॉरेन रूलर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये एंजॉय करते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। यूएन और उसकी एजेंसी को भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ ये जो टर्म है ओनली, इसका मतलब होता है कि इन ग्राउंड्स को छोड़ के बाकी किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। ये किससे डिस्क्रिमिनेट प्रोहिबिट करता है? स्टेट से। ठीक है। 15 क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी सिटीजन shall not be subject to disability, liability या restrictions on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth for using public spaces। पब्लिक स्पेसेस यूज करने के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन ग्राउंड्स पे। पब्लिक स्पेसेस एज इन की कोई भी शॉप्स हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गई, होटल्स हैं जो कि मेंटेन किए जा रहे हैं बाय स्टेट फंड्स होली या पार्टली। प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बाय बोथ इंडिविजुअल्स एंड बाय स्टेट।
ऊपर वाला 15 क्लॉज 1 सिर्फ स्टेट से डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट कर रहा था, 15 क्लॉज 2 स्टेट और इंडिविजुअल्स दोनों से कर रहा है। 4 एक्सेप्शंस है इस रूल के नॉन डिस्क्रिमिनेशन के, दैट इज 15 क्लॉज 3 में कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, एग्जाम्पल की रिजर्वेशन दे दी लोकल बॉडीज में या फिर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दी। 15 क्लॉज 4 कहता है कि SC ST या फिर कोई सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि फी कंसेशन दे दिए या फिर रिजर्वेशन दे दी सीट्स में इलेक्शन के अंडर। ठीक है। 15 क्लॉज 5 कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं OBCs बैकवर्ड क्लासेस के लिए या फिर SC STs के लिए रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी एडेड हैं, चाहे उनको एड मिल रही हो गवर्नमेंट से चाहे ना मिल रही हो, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ये प्रोविजंस लाए जा सकते हैं, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूशंस में नहीं लाए जा सकते, प्राइवेट में लाए जा सकते हैं। ये फैक्ट पूछ सकता है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसने बेसिकली एक कोटा प्रोवाइड किया 27% का OBCs के लिए इन सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें यह भी था कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना है। क्रीमी लेयर क्या होता है? एडवांस सेक्शंस है बेसिकली OBCs के लिए, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रखी हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट, जज हो, या फिर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह, या पीपल विद ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ मोर देन 8 लाख रुपीज, ये आते हैं क्रीमी लेयर की कैटेगरी में एंड इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। 15 क्लॉज 6 में पहली बार स्पेशल प्रोविजंस ऐड किए गए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, बेसिकली फैमिली इनकम के बेसिस पे पहली बार रिजर्वेशन दी गई। दिस वाज एडेड बाय 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड इसमें स्टेट कैन रिजर्व 10% ऑफ द सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम, और ये रिजर्वेशन इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन थी फॉर सच सेक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ भी प्राइवेट वालों को ऐड किया जा सकता है, चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो बाय गवर्नमेंट, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऐड नहीं किया जा सकता। EWS का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये होता है कि पर्सन हो, उसकी ग्रॉस फैमिली इनकम इज बिलो 8 लाख, मतलब कि इनकम सारे सोर्सेज से, चाहे उसकी सैलरी आ रही हो चाहे उसकी फैमिली इनकम हो, सारे सोर्सेज से 8 लाख से नीचे रहनी चाहिए। पर्सन या उसकी फैमिली के पास 5 एकड़ का लैंड नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट या इतने एरिया का प्लॉट, ये सब उसके पास नहीं होना चाहिए, हुआ तो वो एप्लीकेबल नहीं है इस बेनिफिट के लिए। फैमिली क्या होता है? इस प्रोविजन के अंदर फैमिली का मतलब है वो पर्सन हिमसेल्फ, उसके पेरेंट्स, उसके कोई सिबलिंग्स हो जो कि बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है वो, उसका स्पाउस एंड उसका चिल्ड्रन अगर 18 ईयर्स से बिलो है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 सेज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ कीवर्ड, फॉर ऑल सिटीजन्स अंडर द स्टेट। सारे सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड करा जाता है, इक्वल होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज, अगर स्टेट्स की कोई सर्विसेज हैं, जॉब्स हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी देनी चाहिए, सबको समान रखना चाहिए। 16 क्लॉज 2 सेज दैट कोई भी सिटीजन, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट या मेड इनएलिजिबल, किन ग्राउंड्स पे? ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। अब ये जो डिसेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये 15 आर्टिकल में नहीं था बट यहाँ है। अब 4 एक्सेप्शन आर्टिकल 16 के लिए भी है। 16 क्लॉज 3 सेज दैट पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट इन एनी स्टेट एंड यूटी। प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये कंडीशन है भी, तो ये अगर ऐसा पार्लियामेंट कर रहा है, रेजिडेंस को कंडीशन बना रहा है, तो वो आर्टिकल 16 के अगेंस्ट नहीं जाएगा, इसलिए ये एक एक्सेप्शन है। 16 क्लॉज 4 सेज दैट स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्ट्स इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। जो भी बैकवर्ड क्लासेस एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है स्टेट सर्विसेज में या जॉब्स में स्टेट के अकॉर्डिंग, तो वो उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। 16 क्लॉज 4A, बेसिकली दिस आर्टिकल डील्स विद रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस। अगर कोई भी बैकवर्ड क्लास या फिर SC STs इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है अकॉर्डिंग टू स्टेट इन द सर्विसेज, तो स्टेट जो है वो रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस प्रोवाइड कर सकती है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को। दिस वाज एडेड बाय 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। 85th अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का प्रोविजन इसके अंदर ऐड किया गया। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का मतलब होता है कि अगर रिजर्व्ड कैटेगरी का कोई एम्प्लॉय है, उसको अर्लियर प्रमोट कर दिया गया, ही रिटेन्स सीनियोरिटी ओवर दैट जनरल कैटेगरी एम्प्लॉय हु वाज प्रमोटेड लेटर। ठीक है। 16 क्लॉज बी में अगर हम देखें
तो ये डील करता है अनफिल्ड वैकेंसी के प्रोविजन से। स्टेट एम्पावर्ड है कि अनफिल्ड वैकेंसी जो होती है एक ईयर की, उनको सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी की तरह वो ट्रीट कर सकता है। बेसिकली अगर एक साल के अंदर वैकेंसीज फिल नहीं होती तो वो सेम वैकेंसीज को अगले साल फिल कर सकता है एंड उन्हें एक सेपरेट कैटेगरी की तरह ट्रीट कर सकता है। इस पे एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी जो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रोविजन से जो है 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन जो है वो एंड कर दी गई बैकलॉग वैकेंसीज के अंडर। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 से ये प्रोविजन ऐड हुआ था। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हम देखेंगे तो 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट किया बीपी मंडल के अंडर टू लुक इनटू द कंडीशंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया 27% का ओबीसी को गवर्नमेंट जॉब्स में। 1991 में नरसिम्हा गवर्नमेंट ने दो चेंजेस सजेस्ट किए कि इस रिजर्वेशन के अंदर 27% कोटा के अंदर भी प्रेफरेंस दी जाए पुअर सेक्शंस को। एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनाया गया रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन दी जाए अनदर 10% की ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, जो कि अभी तक कवर्ड नहीं है किसी भी स्कीम से। फिर आया द फेमस मंडल केस एंड इंदिरा साहनी केस, जिसके अंदर स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ 16 क्लॉज 4 को एग्जामिन किया गया। 16 क्लॉज 4 वही रिजर्वेशन प्रोवाइड करना वीकर सेक्शंस के लिए। कोर्ट ने जो है रिजेक्ट कर दिया 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को। कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन को ओबीसी की अपहेल्ड किया, बट इसमें दो कंडीशंस लगाई। पहला कि क्रीमी लेयर जो है वो एक्सक्लूड करी जाएगी बेनिफिट से। दूसरा कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए प्रमोशंस में। कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% की लिमिट को एक्सीड नहीं करनी चाहिए एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। कैरी फॉरवर्ड रूल को बैकलॉग वैकेंसीज के केस में वैलिड माना गया, बट इट वाज आल्सो स्टेटेड कि 50% की जो सीलिंग लिमिट है रिजर्वेशन में उसको ब्रेक ना किया जाए। एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी ओबीसीज के लिए उसकी नीड जताई गई। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए? गवर्नमेंट ने बेसिकली रामनंदन कमेटी को एस्टैब्लिश किया ताकि वो क्रीमी लेयर्स को आइडेंटिफाई कर सके अमंग ओबीसीज। उन्होंने रिपोर्ट दी 1993 में एंड गवर्नमेंट ने वो एक्सेप्ट भी कर ली। एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट 1993 में। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 ने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया एंड आर्टिकल 338 बी को ऐड किया। गवर्नमेंट ने एक्शन ये लिए थे कि 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई, जिसने नलिफाई कर दी रूलिंग। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को ऐड कर दिया गया 16 क्लॉज 4A में। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इंदिरा साहनी केस में जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस को डिनाई किया था वही 77th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने अलाउ कर दिया। 81st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 50% सीलिंग लिमिट को भी एंड कर दिया गया। ठीक है। 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994 ने तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट को 9th शेड्यूल में डाला ताकि वो उसको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट कर सके, बिकॉज इट एक्सीडेड द 50% सीलिंग लिमिट ऑन रिजर्वेशंस। 16 क्लॉज 5 पे अगर हम आए, इट बेसिकली अलाउज एनी लॉ जो कि रिक्वायर करता है एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कि उसको मैनेज करने के लिए एक जो पर्सन है वो एक स्पेसिफिक फेथ से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हिंदू टेम्पल कहे कि हमें अपने टेम्पल को मैनेज करने के लिए एक हिंदू प्रीस्ट ही चाहिए, तो दिस प्रोविजन अलाउज दैट। इट बेसिकली इट इज एम्ड एट बैलेंसिंग रिलीजियस फ्रीडम। 16 क्लॉज 6 जो है वो कहता है कि स्टेट कैन प्रोवाइड अप टू 10% ऑफ रिजर्वेशन in appointments and post in the favor of EWS economically weaker sections in addition to the existing reservation. This was added by 103rd Constitutional Amendment Act for civil post and services in Government of India. एक फैक्ट है कि साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट जो है दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ रिजर्वेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। बेसिकली इट इज अ राइट अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अनटचेबिलिटी फिर होती क्या है? अनटचेबिलिटी बेसिकली एक सोशल डिसेबिलिटी है जो कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज के साथ जोड़ी जाती है जस्ट बिकॉज उनका बर्थ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में हुआ है, एक स्पेसिफिक कास्ट में हुआ है। तो सोशल स्टिग्मा हम इसे कह सकते हैं, जिसको अबॉलिश करने का के लिए आर्टिकल 17 डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्लियामेंट ने बेसिकली एक एक्ट इनैक्ट किया था अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए, फिर उसे रीनेम कर दिया गया 1976 में एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है। एक्ट्स विच आर कंसिडर्ड एज ऑफेंसेस अंडर आर्टिकल 17, जैसे कि डिनाइंग एक्सेस टू शॉप्स,
पब्लिक रेस्टोरेंट्स में एक्सेस डिनाई करना, यूज ऑफ वाटर रिजर्वॉयर डिनाई करना, डिनाइंग राइट टू वर्शिप एक कास्ट या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी होने की वजह से ये सारी चीजें डिनाई करना, जस्टिफाई करना अनटचेबिलिटी एंड प्रीचिंग अनटचेबिलिटी, ये सारे ऑफेंसेस है इसके अंडर। पर्सन हु इज कन्विक्टेड अंडर आर्टिकल 17 ही इज डिसक्वालिफाइड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, चाहे वो एमएलए के हो चाहे वो एमपी के हो, ही इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम इट। आर्टिकल 18 की तरफ अगर हम चलें, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ नहीं करता है टाइटल्स आपके नाम के साथ। जैसे पहले टाइटल्स मिलते थे राय बहादुर, राज बहादुर या फिर सर का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको उसको यूज करने को अलाउ नहीं करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली प्रोहिबिट करता है स्टेट्स को टू कन्फर टाइटल ऑन एनीबडी, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो, एक्सेप्ट, दिस इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट अ मिलिट्री या अकेडमिक डिस्टिंक्शन, ये दे सकते हैं। इट प्रोहिबिट सिटीजन ऑफ इंडिया कि वो कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी फॉरेन कंट्री से। इनफैक्ट इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स फॉरेनर्स, अगर फॉरेनर्स इंडियन स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं तो वो उन्हें भी प्रोहिबिट करते हैं कि किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से या किसी से भी आप टाइटल नहीं लेंगे विदाउट द प्रेसिडेंट्स कंसेंट। ठीक है। 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल अवार्ड्स की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये अवार्ड्स जो है ये टाइटल को अमाउंट नहीं करते हैं। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नेशनल अवार्ड जो है 1954 में आए, फिर इन्हें जनता पार्टी मोरारजी देसाई के अंडर ने डिसकंटिन्यू कर दिया 1977 में। इंदिरा गांधी ने इन्हें फिर रिवाइव किया 1980 में। पद्मा अवार्ड जो है वो हर साल दिए जाते हैं रिपब्लिक डे पे। टोटल पद्मा अवार्ड जो एक साल में दिए जा सकते हैं वो 120 से ज्यादा नहीं हो सकते। भारत रत्न मैक्सिमम 3 दिए जा सकते हैं पर ईयर। अब चलते हैं अपने दूसरे फंडामेंटल राइट पे, राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 के अंडर है। आर्टिकल 19 6 फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ ये डिलीट हो चुका है क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट होल्ड करता था। इट वाज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 6 राइट्स जो हैं ये अवेलेबल है अगेंस्ट स्टेट एक्शन, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को या लीगल पर्सन्स को अवेलेबल नहीं है। पहला आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर इंसान के पास फ्रीडम है कि वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने व्यूज को, ओपिनियंस को, बिलीफ को एक्सप्रेस कर सके। कैसे? बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय राइटिंग, प्रिंटिंग और एनी अदर मैनर। मतलब उसको अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए। एज पर सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये सारे जो राइट्स हैं इसके अंडर आते हैं। जैसे कि राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज ऑफ अदर, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ साइलेंस हो गया, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, राइट टू एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी हो गया, राइट टू रिप्लाई हो गया, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट हो गया। और ये सारे राइट्स बेसिकली 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंडर आते हैं। 19 क्लॉज 2 के अंडर स्टेट जो है कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है इन राइट्स पे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा हो, डिफेमेशन या इंसाइटमेंट टू ऑफेंस हो रहा हो। इन बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है इन फंडामेंटल राइट्स पे। 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप लोग असेंबल हो सकते हैं कहीं भी विदाउट आर्म्स। आप पब्लिक मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोसेशंस निकाल सकते हैं, बट दैट शुड बी पीसफुल और वहां पे आप गन्स और हथियार नहीं कैरी करेंगे। इट इज ओनली अवेलेबल ऑन पब्लिक लैंड एंड असेंबली जो है वो पीसफुल और अनआर्म्ड होनी चाहिए। नो राइट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक का कोई राइट प्रोवाइड नहीं करती है। बेसिक मीटिंग्स कर सकते हो आप, डेमोन्स्ट्रेशन निकाल सकते हो, बट स्ट्राइक नहीं कर सकते। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 3 में है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी कहता है कि आपके पास फ्रीडम है एसोसिएशन फॉर्म करने की, यूनियन फॉर्म करने की, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने की। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कि आप पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकते हैं, कंपनीज फॉर्म करें, पार्टनरशिप, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा। इसमें एक नेगेटिव राइट भी दिया जाता है, राइट नॉट टू फॉर्म अ यूनियन, नॉट टू ज्वाइन अ यूनियन। ये एक नेगेटिव राइट है कि अगर आपको मन ना करे तो आप मत भी फॉर्म करो, ना ज्वाइन करो यूनियन, कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है। 19 क्लॉज 4 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इस राइट पे। सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी इसके ग्राउंड है। राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन, अब एसोसिएशन बना ली, उसको रिकॉग्नाइज कराना एक फंडामेंटल राइट नहीं है।
ट्रेड यूनियंस के पास राइट टू स्ट्राइक नहीं होता, राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट नहीं होता, राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग भी नहीं होता है। ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन से राइट्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। फैक्ट्स बना के ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी बेसिकली कहता है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। यू कैन फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी सिटीजन जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है इंडिया के अंदर कहीं भी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसके अंदर होती है उन ग्राउंड्स पे कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक या फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनके लिए आपको कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगाई जा सकती है, एंट्री रिस्ट्रिक्ट करी जा सकती है, वैसे आप फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में लेकिन ये कहा था कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मॉरल्स। आर्टिकल 19 जो है बेसिकली इंटरनल मूवमेंट को कंट्रोल करता है जो कि इनसाइड द कंट्री हो रही है। आर्टिकल 21 इट प्रोटेक्ट्स एक्सटर्नल मूवमेंट कि कंट्री से कोई बाहर जा रहा है वापस आ रहा है तो वो 21 कंट्रोल करेगा। 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई बेसिकली राइट टू रिसाइड, राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। राइट टू रिसाइड कि कहीं भी आप रह रहे हो, टेम्पररीली रह रहे हो। राइट टू सेटल कहीं भी आप परमानेंटली जाके रह रहे हो इंडिया में। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है। लास्ट इसमें आते हैं 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी। एफ नहीं है क्योंकि एफ डिलीट हो गया था, राइट टू प्रॉपर्टी वाला। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। बेसिकली आप अपना चॉइस का लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक या फिर रिक्वायरमेंट है अगर किसी टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की किसी ट्रेड या बिजनेस में। अब आते हैं अपने अगले आर्टिकल, आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 बेसिकली आर्बिट्ररी और एक्सेसिव पनिशमेंट के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू सिटीजन्स, फॉरेनर्स या लीगल पर्सन। ठीक है, तीन तरीके की प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। तो पहला इसके अंदर आता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। बेसिकली इसमें एक आ जाता है कि कोई भी पर्सन ही कैन नॉट बी पनिश्ड, उसे पनिश नहीं किया जा सकता किस चीज के लिए, कि कोई भी एक्ट अगर वो करता है, जिस टाइम पे उसने वो एक्ट करी अगर वो एक्ट लीगल थी एंड उस टाइम पे उस एक्ट की पनिशमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी, तो बाद में जाके आप सेम एक्ट के लिए उसको पनिश नहीं कर सकते, उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट या हार्श पनिशमेंट्स नहीं दे सकते। ये एप्लीकेबल सिर्फ क्रिमिनल लॉज में होता है, सिविल लॉज में नहीं होता। सेकंड, नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब होता है एक पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड प्रोसिक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स। एक ही बार प्रोसिक्यूट होता है, बार बार सेम चीज के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये होता है लेकिन एक्विटल या कन्विक्शन के बाद, कि या तो छोड़ दिया है या भाई कन्विक्ट कर दिया है, इसके बाद आप बार बार डबल जेओपार्डी नहीं करा सकते। थर्ड हमारा इसमें आता है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। मतलब कि a पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड कि वो अपने अगेंस्ट ही विटनेस बन जाए, ओरल या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करे। अब इट डज नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, या फिर अगर थंब एक्सप्रेशन देने हैं, ब्लड स्पेसिमेन देने हैं, इन पे ये एक्सटेंड नहीं करता। लेकिन अपने अगेंस्ट कोई विटनेस देना, अपने अगेंस्ट एविडेंस देना, ये नहीं किया जाएगा इस प्रोविजन के अंडर। ये क्रिमिनल लॉज पे अप्लाई होते हैं, सिविल लॉज पे अप्लाई नहीं होते। प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी जो भी इस प्रोविजन में दी गई है एक अक्यूज्ड पर्सन को, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड इन द केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, आर्टिकल 21 पे चलते हैं। आर्टिकल 21 हमारा कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। बेसिकली इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर लॉ कहता है, वैसा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है, तो एक पर्सन की लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी को डिप्राइव किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। इट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। केसेस हैं कुछ इस एक्ट से रिलेटेड। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर हेल्ड किया कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है, इट इज गारंटीड अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। नैरो व्यू था थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा कि एग्जीक्यूटिव अगर अपनी मनमानी कर रहा है, आर्बिट्ररी एक्शंस ले रहा है, तो उसके अगेंस्ट तो ये अवेलेबल है, बट लेजिस्लेचर के अगेंस्ट नहीं है। आर्टिकल 21 कैन नॉट बी इन्वोक्ड ऑन द ग्राउंड कि लॉ अनफेयर है या अनरीजनेबल है। अब इसके बाद आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है ओवर रूल कर दी जजमेंट इन द गोपालन केस। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू लिया अंडर आर्टिकल 21।
बेसिकली इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जो डॉक्ट्रिन है उसको एस्टैब्लिश करा गया, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इसने कहा कि अगर लॉ जो है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। पहले क्या था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि लॉ कह रहा है, लॉ के अकॉर्डिंग गलत है तो गलत है। इसने कहा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर कोई भी लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर उसका नेचर ही गलत जा रहा है तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड बाय लॉ ओनली व्हेन द लॉ इज रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर। प्रोटेक्शन को एक्सटेंड कर दिया गया अगेंस्ट बोथ आर्बिट्रेरी एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ठीक है। अब इम्प्लिसिट राइट्स अंडर आर्टिकल 21, बहुत सारी जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारे राइट्स 21 के अंडर आएंगे। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ, फ्री एजुकेशन अप टू 14 years, फ्री लीगल एड, स्पीडी ट्रायल, against delayed execution, against bonded labor, right to fair trial, right of women to be treated with dignity and decency, right to reputation, right to family pension, right to sleep, राइट टू डिसेंट बरियल, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये सारे बेसिकली इम्प्लिसिट राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 21। 2-3 बार पढ़ोगे तो याद होने चालू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट केसेस थे इसके अंदर, जैसे कि केएस पुट्टास्वामी केस जिसमें राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया गया 21 आर्टिकल के अंदर। कॉमन कॉज केस जिसमें राइट टू डाई विद डिग्निटी को ऐड किया गया। एमएच हॉस्कॉट केस जिसमें राइट टू फ्री लीगल एड को ऐड किया गया। ऐसे ही ये 3 केसेस जिसके अंदर कुछ कुछ प्रोविजंस आर्टिकल 21 के अंदर ऐड किए गए। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, ये बेसिकली कहता है कि स्टेट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सारे चिल्ड्रन को। किस एज ग्रुप में? 6 to 14 years ऑफ एज ग्रुप में। बेसिकली ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन इसके अंडर फंडामेंटल राइट होती है, हायर एजुकेशन नहीं होती। इट वॉज एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट ने बेसिकली आर्टिकल 35 का सब्जेक्ट मैटर भी चेंज किया, एक फंडामेंटल ड्यूटी 51A वो भी ऐड करी, एंड इट वॉज ऑल रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। पार्लियामेंट ने भी बेसिकली एक ऐसा ही एक्ट इनैक्ट किया हुआ है राइट टू एजुकेशन के लिए, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009, ठीक है। उन्नी कृष्णन केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन को रिकॉग्नाइज किया एज अ राइट अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। 2 तरीके की डिटेंशन होती है एक पर्सन की, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन तब होती है जब कन्विक्ट हो जाता है एक पर्सन। प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली विदाउट ट्रायल होती है, इट इज बेस्ड ऑन सस्पिशन और एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है ये, ठीक है। अब 2 प्रोविजंस होते हैं अंडर आर्टिकल 22। पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन्ड अंडर ऑर्डिनरी लॉ, ये क्रिमिनल एक्ट्स पे, क्वाज़ी क्रिमिनल नेचर के एक्ट्स पे एप्लीकेबल है, सिविल अरेस्ट वगैरह पे एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली इन लोगों के पास कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, राइट टू कंसल्ट और बी डिफेंडेड बाय एनी लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, इसमें ट्रैवल टाइम को जो है काउंट नहीं करते, इट इज एक्सक्लूडेड। राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स, अनलेस मजिस्ट्रेट जो है फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर दे, पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा। ये जो सेफगार्ड्स हैं दे आर नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियंस या पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। सेकंड प्रोविजन इसका है प्रोटेक्शन, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में प्रोवाइड कराई जाती है। इट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एज वेल एज फॉरेनर्स। क्या राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में? डिटेंशन जो है इट कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड उसका कोई सफिशिएंट कॉज दे दे। बोर्ड होता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट से बना हुआ। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन जो है वो कम्युनिकेट किए जाने चाहिए जिस बंदे को डिटेन किया है, बट अगर वो फैक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो डिस्क्लोज करने जरूरी नहीं है। जो पर्सन डिटेन हुआ है उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट। आर्टिकल 22 बेसिकली पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि आप ऐसी सिचुएशंस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जहां पे डिटेंशन जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में 3 months एक्सीड कर सकती है विदाउट द अप्रूवल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड।
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये पीरियड रिड्यूस तो किया था 2 मंथ्स पे, बट इट हैज नॉट कम इन टू फोर्स येट। तो 3 महीने तक तो डिटेंशन कर ही सकते हैं। अब डिफेंस के केसेस हो या फॉरेन अफेयर्स या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के केसेस हो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, तो सिर्फ पार्लियामेंट उन पे अथॉरिटी है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटीज है उन पे लॉ बनाने की। पर अगर मैटर्स हो सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी, ये कॉन्करेंटली इस पे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। कोई भी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड नहीं है ऐसे, सिर्फ इंडिया है जिसने इतने डिटेल्ड प्रोविजंस प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए दिए गए हैं। कोई भी और कंट्री या डेमोक्रेसी नहीं है जिसके अंदर ऐसे प्रोविजंस दिए गए हो। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पे चले तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 बेसिकली इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये कहता है ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए। इट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट पर्संस, इंडिविजुअल्स। ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक का मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेन, विमेन, चिल्ड्रन, एक गुड्स की तरह, मतलब कुछ सामान की तरह उनका बेचना किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे वो देवदासी सिस्टम हो या स्लेवरी हो, किसी भी पर्पस के लिए ट्रैफिक जो है वो बैन किया जाना चाहिए। इट शुड बी प्रोहिबिटेड। बेगार या फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है कि काम करा लेंगे, पैसे नहीं देना, दैट इज कंपल्सरी वर्क विदाउट एनी पे, विदाउट एनी रेन्यूमरेशन। इसके लिए कुछ एक्ट्स पार्लियामेंट ने इनैक्ट करी थी, जैसे कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट। एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन ये है कि स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस, मतलब अगर कोई नेशनल इमरजेंसी है उसमें कंपल्सरी सर्विस स्टेट इम्पोज कर सकता है कुछ सिटीजन्स पे, जिसके लिए वो पे ना भी करे, तो वो इसके अगेंस्ट नहीं जाएगी, दैट इज एन एक्सेप्शन। बट इन जनरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट ही किया जाएगा, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 24 बेसिकली डील्स विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। इसको प्रोहिबिट करता है कि चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं करना है। चिल्ड्रन को जो कि बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज है किसी भी फैक्ट्री में, माइन में, किसी भी हजार्डस एक्टिविटी में, कंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉय नहीं करा जा सकता। बट द एक्ट जो है डज नॉट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट किसी हार्मलेस वर्क में, इनोसेंट वर्क में। मतलब कि अगर बिलो 14 ईयर्स को चाइल्ड भी है और वो एक्टिंग कर रहा है, इट इज अ हार्मलेस वर्क, तो उसको प्रोहिबिट नहीं कर रहा स्टेट। बट कोई भी हजार्डस जगह पे काम कर रहा है चिल्ड्रन, तो वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है। एक एक्ट ऐसा ही पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था, उसको लेटर रिनेम कर दिया गया, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ये डील करता है इस प्रोविजंस के साथ। एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसको भी इस्टेब्लिश किया गया था वाया कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स एक्ट 2005। तो एक कमीशन भी है इस चीज को, इन इश्यूज को डील करने के लिए। 2006 में तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स एंड वर्कर्स। घर में जो बच्चों को एम्प्लॉय करते थे या फिर रेस्टोरेंट्स में या फिर शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, उसको भी बैन कर दिया गया था 2006 में बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पे बढ़े तो दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 25 टू 28। 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल सिटीजन्स और फॉरेनर्स को अवेलेबल होता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब क्या हुआ? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब कि अपनी इनर फ्रीडम के बेसिस पे मैं अपने रिलेशन अपने गॉड के साथ मोल्ड कर सकता हूँ। मैं अपनी मर्जी से, इन अ वे आई डिजायर, ठीक है, अपनी मर्जी से अपने कॉन्शियंस के बेसिस पे अपना रिलेशन अपने गॉड के साथ डिसाइड कर सकता हूँ। कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको ये चीज फॉलो करनी ही करनी है। राइट टू प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब होता है डिक्लेयरिंग वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली। राइट टू प्रैक्टिस मतलब रिचुअल, सेरेमनीज, वर्शिप परफॉर्म करना। राइट टू प्रोपगेट मतलब कि अपने आइडियाज को स्प्रेड करना, ट्रांसमिट करना, दूसरे लोगों को बताना अपनी अच्छाइयाँ, अपने रिलीजन की अच्छाइयाँ। बट इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्जन। कोई भी फोर्सेबल कन्वर्जन इसके अंदर नहीं होगा। अपने व्यूज प्रोपोगेट कर सकते हैं बट कन्वर्ट करना इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज एक्चुअली वेरी इलीगल। ठीक है। इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है इस राइट पे ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस। यहाँ पे अगर एक फैक्ट देखें तो वेयरिंग एंड कैरिंग किरपान्स, इट इज अ पार्ट ऑफ सिख रिलीजन। हिंदूज एज पर दिस आर्टिकल इंक्लूड्स सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में, इन आर्टिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में ये तीनों कम्युनिटीज हिंदू ही कैटेगराइज करी जाएंगी।
आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। बेसिकली ये कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन और उसके सेक्शन को राइट्स होते हैं कि दे कैन मेंटेन एंड एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस। अपने खुद के अफेयर्स को वो मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस मैटर्स में। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 26 के अंडर, बट वो सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए है, नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं। Right to administer such property in accordance with law, subject to reasonable restrictions on the basis of public order, morality, health, ठीक है, not on other provisions of fundamental right। अब कुछ एग्जांपल्स अगर देखें, जैसे कि रामाकृष्ण मिशन है या आनंद मार्ग है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस है हिंदू रिलीजन की, बट औरोबिंदो सोसाइटी रिलीजियस डोमिनेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़े तो आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। स्टेट आपसे कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। कोई भी पर्सन कंपेल नहीं किया जा सकता किसी भी टैक्स देने के लिए फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन। स्टेट जो है वो पब्लिक का मनी भी स्पेंड नहीं कर सकती फॉर सच पर्पसेस। एक रिलीजन को फेवर नहीं किया जा सकता। हालांकि टैक्स नहीं लगा सकती है स्टेट, बट स्टेट कैन लेवाई अ फीस। फीस जो है वो लेवाई करी जा सकती है, स्टेट कलेक्ट कर सकता है फीस फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि अगर वीआईपी दर्शन करने हैं या फिर और मेंटेनेंस के लिए वो फीस कलेक्ट करी जा सकती है, बट टैक्सेस कलेक्ट पब्लिक से नहीं कर सकती स्टेट। आर्टिकल 26 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। चार तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं इसके अंदर। पहला, इंस्टीट्यूशंस विच आर होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। इसके अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस तो भाई कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं जाएगी। सेकेंड आता है इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, यहाँ पे परमिटेड है, अलाउड है इंस्ट्रक्शंस देना। थर्ड, इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, यहाँ पे परमिटेड है बट वॉलेंटरी बेसिस पे, कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट के बिना नहीं कर सकते। फोर्थ, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट, यहाँ पे भी परमिटेड है बट कंसेंट के बेसिस पे, वॉलेंटरी बेसिस पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था, यहाँ पे कंसेंट के बेसिस पे। अब चलते हैं अगले आर्टिकल्स की तरफ। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में होता है। अब यहाँ एक फैक्ट अगर ध्यान रखें तो माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी एज अ टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 29 पे चलते हैं। आर्टिकल 29 स्टेट्स प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। कोई भी कम्युनिटी या सेक्शन ऑफ सिटीजन है, एनी कम्युनिटी या सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, दे हैव फुल राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चर, स्क्रिप्ट या लैंग्वेज। वो अपने कल्चर, लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं। क्लॉज 2 सेज दैट कोई भी सिटीजन, नो सिटीजन शुड बी डिनाइड एडमिशन in any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on the ground of religion, race, caste, sex और language, ठीक है। अब ओनली का मतलब कि और किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, इन बेसिस पे तो नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन अवेलेबल है बोथ टू रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओनली अवेलेबल टू सिटीजन, फॉरेनर्स को ये राइट अवेलेबल नहीं होता। रिलीजियस माइनॉरिटी इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल जो है 29 का स्कोप इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज ओनली। क्यों? क्योंकि सेक्शन ऑफ सिटीजन्स वर्ड का यूज किया गया है। सेक्शन ऑफ सिटीजन वर्ड्स माइनॉरिटी को भी इंक्लूड करता है और मेजॉरिटी को भी। तो आर्टिकल 29 माइनॉरिटी प्रोविजन से डील बेशक करता हो, बट इट इज नॉट कंप्लीटली फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट राइट टू कंजर्व वन लैंग्वेज अगर सिटीजन्स के पास है, तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू एजिटेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। आर्टिकल 30 जो है प्योरली माइनॉरिटीज के लिए है। जैसे 29 हमने देखा सेक्शंस ऑफ सिटीजन है, तो यहाँ सेक्शन ऑफ सिटीजन्स नहीं है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑल माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक हो चाहे रिलीजियस हो, उनको राइट है अपना एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। स्टेट जो है शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सच इंस्टीट्यूट्स व्हाइल ग्रांटिंग एड। कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि इसको ज्यादा एड देंगे, इसको कम एड देंगे। फुल कॉम्पेंसेशन जो है स्टेट पे करेगी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर वो उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है। इट इज अवेलेबल ओनली टू माइनॉरिटी, नॉट टू सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन ओन लैंग्वेज, इट ऑल्सो कम्स अंडर आर्टिकल 30, ठीक है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली तीन टाइप के हैं यहाँ पे। इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्निशन सीख कर रहे हैं
एंड एड सीक कर रहे हैं स्टेट से, दे आर सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी पावर्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, कुछ रेगुलेशंस लगा सकता है। इंस्टीट्यूशन सीकिंग ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट, ये भी सब्जेक्ट है टू रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट्स। इंस्टीट्यूशन जो कुछ भी सीख नहीं कर रहा है, ना रिकॉग्निशन ना एड फ्रॉम स्टेट, ये फ्री है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने अफेयर्स को रन करने के लिए, बट दे आर सब्जेक्ट टू द जनरल लॉज लाइक लेबर लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टैक्स लॉज, बेसिक लॉज को तो अधेयर करना ही पड़ेगा। कुछ फैक्ट्स हैं कि आर्टिकल 30 इज नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो है, लगाई जा सकती हैं। नो राइट टू मैल एडमिनिस्टर, ठीक है, रेगुलेटरी मेजर्स तो करे ही जा सकते हैं बाय स्टेट, रेगुलेशंस लगाई सकती है स्टेट। एक्सटेंशन ऑफ एड बाय स्टेट, ये डज नॉट ऑल्टर द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्टेट एड दे भी रहा है तो उनका नेचर चेंज नहीं होता इंस्टीट्यूट्स का। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने आखिरी फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो अभी हमने 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े, अगर ये वॉयलेट हो जाते हैं तो इनकी रेमेडी आर्टिकल 32 में मेंशन्ड है। इट कन्फर्स राइट टू रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ देयर वायलेशंस। डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड इट द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहा जाता है ये। आर्टिकल 32 is a part of basic structure of the constitution as well. बेसिकली आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं, आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं एंड आपको रेमेडी चाहिए, एनफोर्स कराने हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के पास पावर्स होती हैं टू इशू रिट्स, ऑर्डर्स या डायरेक्शन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कॉन्करेंट पावर्स होती है, मतलब दोनों के पास होती है, एक्सक्लूसिव पावर्स नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट की। पार्लियामेंट जो है इट कैन एम्पावर एनी कोर्ट, एनी अदर कोर्ट टू इशू रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। नॉर्मली अवेलेबल होते हैं बट नेशनल इमरजेंसी की ड्यूरेशन में प्रेसिडेंट जो है इन राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है इज अ गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। रिट्स का कॉन्सेप्ट जो है हमने यूके से बोरो किया। प्रेरोगेटिव रिट्स, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंडर इट कैन नॉट रिफ्यूज टू इशू रिट्स, ठीक है, बट हाई कोर्ट्स कैन रिफ्यूज, क्योंकि उनकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, हाई कोर्ट जो है रिफ्यूज कर सकता है इशू करने के लिए रिट्स। तो हम चलते हैं हमारे पहले रिट की तरफ, हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ये ऑर्डर इशू किया जाता है बाय कोर्ट टू अ पर्सन जिसने दूसरे पर्सन को डिटेन कर रखा है, तो कोर्ट कहता है उस पर्सन को कि प्रोड्यूस दैट बॉडी इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट जो है इट एग्जामिन्स द लीगैलिटी एंड कॉज ऑफ द डिटेंशन एंड इफ फाउंड इलीगल, जो भी डिटेन्ड पर्सन है कोर्ट उसको फ्री सेट कर सकता है। दिस रिट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। मन मर्जी से डिटेन कर लिया, उसके अगेंस्ट ये राइट अवेलेबल है। इट कैन बी इशूड बोथ अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये रिट अप्लाई नहीं करता व्हेन द डिटेंशन इज लीगल, प्रोसीडिंग चल रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए या लेजिस्लेचर के लिए, डिटेंशन एक कंपिटेंट कोर्ट ने किया है या फिर डिटेंशन इज आउटसाइड कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। सेकंड रिट पे अगर हम चले तो इट इज मैंडमस, इसका मतलब होता है वी कमांड। बेसिकली ये रिट कोर्ट इशू करता है एक पब्लिक ऑफिशियल को, आस्किंग हिम टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटीज, या तो वो उन ड्यूटीज को परफॉर्म कर नहीं रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, या फिर उन वो ड्यूटीज पे फेल हो चुका है, तो इट डायरेक्ट्स एक्टिविटी। कोर्ट कहता है पब्लिक ऑफिशियल को कि ये ड्यूटीज आप परफॉर्म कीजिए। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, कोई कॉर्पोरेशन है, इंफीरियर कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, गवर्नमेंट है। इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी कि आप डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस को इन्फोर्स कीजिए। ड्यूटी जब डिस्क्रिशनरी हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करना हो प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता। थर्ड राइट देखें, प्रोहिबिशन, इट मीन्स टू फॉरबिड। एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट पे ये रिट इशू करता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। आपकी जितनी भी ज्यूरिसडिक्शन है उसको आप एक्सीड ना करें, लोअर कोर्ट एक्सीड ना करें, उसके लिए ये रिट इशू किया जाता है। इट डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी, बेसिकली एक प्रिवेंटिव राइट है ये, ठीक है। इट इज इशूड बिफोर द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, कि आप
कि जो भी जुरिस्डिक्शन है आप उसके हिसाब से काम कीजिए, उसको एक्सीड ना कीजिए। ओनली इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज, नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। चौथा रेट अगर हम देखें तो आता है सर्टियोरेरी का। इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड एंड टू बी इन्फॉर्म्ड। ये भी एक हाई कोर्ट, एक लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल पे इशू करता है, आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद देम टू इटसेल्फ, या तो कोई केस पेंडिंग है वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट अपने पास मंगाता है, या फिर उनका ऑर्डर क्वॉश करने के लिए। अगर एक लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है केस में, उसको क्वॉश करने के लिए, उसको बेसिकली इनवैलिड करने के लिए ये रेट इशू किया जाता है। किन ग्राउंड्स पे? कि एक्सेस या फिर लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, या फिर एरर ऑफ लॉ किया गया है। इट इज प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एज वेल। बेसिकली इट इज इशूड आफ्टर द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। ठीक है, क्वॉश कब करोगे आप एक जजमेंट को? जब वो पास हो चुका है। इट इज अवेलेबल अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज, बट नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसके बाद रेट आता है क्वो वारंटो का, लास्ट रेट। इसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी या व्हाट वारंट। बेसिकली ये कोर्ट इशू करता है रेट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, कि आप किस क्लेम से एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो, टू इंश्योर लीगैलिटी ऑफ क्वालिफिकेशंस ऑफ पर्संस होल्डिंग अ ऑफिस। इट इज अवेलेबल अगेंस्ट पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर, नॉट अगेंस्ट मिनिस्टेरियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस। इट कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन। जैसे कि बाकी सारे रेट्स थे, उसको हर कोई पर्सन इशू नहीं करवा सकता, बट दिस रेट कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट नेसेसरली द एग्रीव्ड पर्सन। अब चलते हैं आर्टिकल 33 की तरफ। पार्लियामेंट ओनली हैज द अथॉरिटी, किस चीज के लिए? टू मॉडिफाई और कर्टेल द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हो गए, जैसे कि नॉन कम्बैटेंट्स भी है उसके अंदर, बारबर्स, मैकेनिक्स, या फिर पुलिस फोर्सेस के हो गए, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के हो गए। तो स्टेट, दैट इज पार्लियामेंट, बेसिकली उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है उनके फंडामेंटल राइट्स की एक्सरसाइज पे, जैसे कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, राइट टू बी अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन या पॉलिटिकल एसोसिएशन, राइट टू कम्युनिकेट विद प्रेस। पार्लियामेंट इन चीजों पे इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शंस फॉर दीज कैटेगरीज ऑफ पीपल। ठीक है, एनी सच लॉ कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बनाता है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने के लिए, तो वो चैलेंज नहीं किया जाएगा कोर्ट में। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो एक्सक्लूड कोर्ट मार्शल्स, दैट इज ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं मिलिट्री लॉ में, फ्रॉम रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में बेसिकली थोड़ा डिफरेंस दिया गया है यहाँ पे। मार्शल लॉ सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है, सस्पेंड करता है गवर्नमेंट को और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को। इम्पोज किया जाता है टू रेस्टोर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इट कैन बी इम्पोज्ड इन एनी स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में। नेशनल इमरजेंसी ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस को करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करता है। कंटिन्यू करता है गवर्नमेंट को और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स को। तीन ग्राउंड्स पे इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। मतलब इसके प्रोविजन, स्पेसिफिक और डिटेल्ड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। पूरी कंट्री में या किसी पार्ट में इशू की जा सकती है। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 है बेसिकली, इट डील विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। किस एरिया में? जिस एरिया में मार्शल लॉ इज इन फोर्स। अगर किसी भी एरिया में मार्शल लॉ इज इन फोर्स, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल इज इन फोर्स, तो वहां रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है उन लोगों पे, फंडामेंटल राइट्स पे उनके। अंडर दिस आर्टिकल पार्लियामेंट कैन इंडेमनिफाई, मतलब कि वो डैमेज कॉम्पेंसेट कर सकती है टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर उसने कोई भी ऐसा एक्ट किया है जिससे रेस्टोर हुआ है उस एरिया में ऑर्डर। पार्लियामेंट जो है वो वैलिडेट भी कर सकती है कोई भी सेंटेंस मार्शल लॉ या मिलिट्री लॉ के अंदर पास हुआ हो, कोई भी पनिशमेंट दी गई हो, या अगर डेथ पनिशमेंट भी दी गई हो, यहां तक डेथ पनिशमेंट को भी पार्लियामेंट वैलिडेट कर सकता है। एक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कॉन्सेप्ट बोरो किया गया है यूके से। मार्शल लॉ इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के डिक्लेयर करने के लिए। माना जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, जैसे कि वॉर हो गया, इन्वेजन, राइट, रिबेलियन, इनके केसेस में मार्शल लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इनैक्ट किया जाता है। आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 बेसिकली स्टेट्स दैट पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू पार्लियामेंट, नॉट टू स्टेट लेजिस्लेचर। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ अपने आप से अवेलेबल नहीं है सिटीजन्स के लिए, उनके लिए लॉज इनैक्ट करने पड़ेंगे पार्लियामेंट को, तो वो पावर सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है। एग्जाम्पल जैसे कि रेजिडेंस प्रिस्क्राइब करना एज अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16, या फिर एम्पावरिंग कोर्ट्स टू इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड 226,
आर्टिकल 33 हो गया कि मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना, या फिर 34 हो गया इंडेमनिफाई गवर्नमेंट सर्वेंट, प्रिस्क्राइब करना पनिशमेंट फॉर अनटचेबिलिटी, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इन सब चीजों के लिए जिनके लिए पार्लियामेंट को एक्ट इनैक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अब फीचर्स अगर हम फंडामेंटल राइट्स के देखें तो बेसिकली सम आर अवेलेबल टू सिटीजंस ओनली व्हाइल अदर्स आर अवेलेबल टू सिटीजंस, फॉरेनर्स, लीगल पर्संस। लीगल पर्सन मतलब कॉर्पोरेशन या कंपनी। अब क्योंकि ये सारे राइट्स हम डिस्कस कर चुके हैं तो हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजंस नॉट टू फॉरेनर्स, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ठीक है, ये सारे राइट्स सिर्फ सिटीजंस को अवेलेबल होते हैं। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, तो आर्टिकल 14 हो गया राइट टू इक्वालिटी में। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 20, 21, 21A, 22 हो गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में 23 हो गया, 24 हो गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25, 26, 27, 28 हो गया। तो ये सारे राइट्स जो हैं ये अवेलेबल होते हैं बोथ, दोनों तरीके के, सिटीजन्स को भी फॉरेनर्स को भी। फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते, दे आर क्वालिफाइड, नॉट सैक्रोसेंट, मतलब वो कर्टेल किए जा सकते हैं, रिपील किए जा सकते हैं बाय पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। एवरी फंडामेंटल राइट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये हमने देखा भी था हर राइट के बाद। फंडामेंटल राइट सस्पेंड भी होते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ये हम इमरजेंसी वाले चैप्टर में डिटेल में कवर करेंगे। 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 जो है दे आर ओनली सस्पेंडेड इन द केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है तो, नॉट इन द केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। अगर इंटरनल इमरजेंसी है तो आर्टिकल 19 में जो राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। They can be denied and curtailed by parliament under article 33। किन के लिए? मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज या पुलिस फोर्सेस हैं, इनके लिए कर्टेल और रिस्ट्रिक्ट भी किए जा सकते हैं। आर्टिकल 34 ऊपर डिस्कस किया था कि मार्शल लॉ, अगर मिलिट्री लॉ किसी भी एरिया में फोर्स में है तो फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। देयर स्कोप इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C। 31A basically deals with laws providing for acquisition of estates, taking over management of property by state, amalgamation of corporation etc। अगर वो वायलेट कर भी रहे हैं आर्टिकल 14 और 19 को तो भी वो वॉइड नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 31V वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स रेगुलेशन, जो कि 9th शेड्यूल में है, इवन इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स उनको वॉइड नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 31C ये हमने ऊपर भी देखा था कि इफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन DPSPs 39B और C को अगर इफेक्ट दे रहा है आर्टिकल 31C के अंडर कोई भी लॉ, तो वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ऐसे लॉज को अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। अगर वो इन्फ्रिंज भी कर रहे हैं तो वो वॉइड नहीं होंगे। ठीक है, इट वाज एडेड बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू से बचाता है बेसिकली। जस्टिशिएबल, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, आप मूव कर सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, और सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली दे आर अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट्स होता है कि मतलब स्टेट को ऑब्लिगेट करना कुछ करने के लिए, दिट इंक्लूड्स आर्टिकल 16, 19, 25, 29, 30। नेगेटिव राइट्स होता है कि प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम डूइंग सर्टेन एक्ट्स, जैसे कि 14 हो गया, 15, 16 क्लॉज 2, 18 क्लॉज 1, 20, 22 क्लॉज 1। अमेंडेबल है फंडामेंटल राइट बट विदाउट ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई थी। गारंटीड अगेंस्ट स्टेट एक्शंस, all of the fundamental rights are available against arbitrary state action, पर some of them are also available against actions of private individuals। जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया तो वो स्टेट भी नहीं कर सकता, इंडिविजुअल्स भी नहीं कर सकते। अब कुछ केसेस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। IR कोहेलो केस, इसमें बेसिकली कहा गया था कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू इज नॉट पॉसिबल। जुडिशियल रिव्यू जो है इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी टेकन बाय पुटिंग अ लॉ इन 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में कोई लॉ रख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर चला जाएगा। वॉज प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल आफ्टर 24th April 1973 आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, और चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में अगर वो वायलेट करें आर्टिकल 14, 15, 19, 21 या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। बट इस डेट से पहले जो लॉज गए हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस डेट के बाद जो लॉज जा रहे हैं 9th शेड्यूल में उन्हें चैलेंज किया जा सकता है। केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस ने सेकेंड पार्ट ऑफ 31C, आर्टिकल 31C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था ऑन द ग्राउंड दैट जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 31C, जिसमें कि
इट इंक्लूडेड प्रोटेक्शन ऑफ एनी डीपीएसपी। मतलब पहले क्या था कि 31C के अंडर अगर आप 39B और सी जो कि डीपीएसपी है इसमें कोई भी लॉस बनाओगे और अगर वो वायलेट कर भी रहे हैं आर्टिकल 14 को और 19 को तो वो वैलिड माने जाएंगे, इनवैलिड नहीं होंगे। बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ये प्रोविजन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए दे दिया इंस्टेड ऑफ जस्ट 39B एंड सी। लेटर इस एक्सटेंशन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था इस मिनर्वा मिल्स केस में बाय सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो जाता है। अब चलते हैं पीवाईक्यूज की तरफ। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 बेसिकली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से डील करता है, तो इट इज यहाँ इस वाले से ये मैच हो जाएगा। तो अगर ए का 2 है तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। अब बचता है ये, इसमें हमें डिसाइड करना है बी का 4 है या बी का 1 है। जैसे ही पता चल जाता है इसका आंसर मिल जाएगा। 29 क्लॉज 2 ये हमने देखा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय स्टेट, ये इससे रिलेटेड है। तो बी का होगा 4 एंड दिस आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। Second question, which of the following article says no child below the age of 14 years of age shall be employed to work in any factory or mine engaged in any hazardous employment? आर्टिकल 24 के अंदर हमने ये देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एज 16 to 14 एडेड बाय 76, ये गलत हो जाएगा। हमने देखा था 86th अमेंडमेंट एक्ट से आया था। तो अगर 1 क्रॉस हो जाता है तो ये दोनों ऑप्शंस, एक्चुअली ये तीनों ऑप्शंस कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है एलिमिनेशन से। ये दोनों पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फसाइज्ड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, 1 इज करेक्ट, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 के अंदर है तो 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे हमने 2 कैंसिल किया और आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट? अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेट के अंदर 4 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 एलिमेंट्स? पहला पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, स्टेट की गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड सॉवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स होने चाहिए तब जाके एक स्टेट डिफाइन होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब यही चारों एलिमेंट्स हमें ऑप्शन के अंदर देखने हैं। अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस, ठीक है, पॉपुलेशन हो गया। परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेटिव टेरिटरी, टेरिटरी हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, दैट इज सॉवरेनिटी। एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ये चारों के चारों एलिमेंट्स फर्स्ट ही डेफिनेशन के अंदर है, फर्स्ट ही ऑप्शन के अंदर है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? तो ये हमने देखा था आर्टिकल 21 के अंदर, ये एक इम्प्लिसिट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बेसिकली मैच करने हैं हम इनमें प्रोविजंस कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विसेज, दिस इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दिस इज करेक्ट। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी करेक्ट है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये एक फंडामेंटल राइट है। तो ये तीनों ही, ऑल थ्री आर करेक्ट, ठीक है, ऑल थ्री आर करेक्ट। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज, फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू वोट, ये हमने डिस्कस किया था। ना ही एक नेचुरल राइट है, ना ही एक लीगल राइट है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है, आर्टिकल 326 के अंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सुप्रीम कोर्ट प्लेस द राइट टू प्राइवेसी इनटू? आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू प्राइवेसी इज अ इम्प्लिसिट राइट, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो हमारा पीवाईक्यू और डिस्कशन यही एंड हो जाता है। आई नो ये एक लॉन्ग वीडियो बनी है, बट फंडामेंटल राइट्स के लिए इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, आपको कोई और सोर्स रेफर नहीं करना पड़ेगा। एक ही वीडियो के अंदर आपका रिवीजन भी, आपके पीवाईक्यूज भी, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।